सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही पॉपुलर एडुकेटर है, अयान सर, हु इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वीडियोस अराउंड इंस्टाग्राम, अराउंड यूट्यूब. So firstly, let me introduce and give a small briefing about him. So Ayan sir is currently a research aspirant associated with AIMS, and he's also done psychology. He's a pharmacy student, and he's continuously trying to spread awareness and vigilance and educate different pharmacy students so that under his guidance, a lot many students can achieve their goals and actually prepare well for the exams, competitive ones especially. So welcome Ayan sir, and thank you for giving your time and devoting your time to us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for this introduction. I'm very grateful also to be here. And thank you. Thank you to all my followers and subscriber and whoever watching this channel and also my channel for the all support I got from you guys. Thank you. For you, I am here today. And thank you to you also. Thank you. So Thank you for guys, welcoming. this video will be available on my channel, and I will also in the description box attach the link for sir's YouTube channel and his Instagram profile. So kindly do subscribe and do follow his profiles as well, and you'll get to learn a lot. So today's session, as you see from the thumbnail, it's about GPAT. It's about last few days strategy for GPAT and what are the do's and don'ts and what are the things you should avoid during these last few days. So Ayan sir will be guiding us upon the same. So Ayan sir, shall we start? Yes, definitely. Okay, so the first question is, the most of the students when they are preparing for GPAT, especially in their semester 7 and 8, there's a dilemma whether they should balance the semester, they should focus on semesters या GPAT का पढ़े. So क्या आप कोई ऐसी strategy बता सकते हैं जिससे वो दोनों चीजें balance कर सके? देखो, सबसे पहली बात जो है 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के टाइम में जीपैट होता है, तो हर एक स्टूडेंट को ये हैंडल करना होगा एंड इट्स गुड थिंग, क्योंकि जब जो जितना ज्यादा हम लोग ज्यादा चीजों को एक साथ हैंडल करेंगे उतना ज्यादा हम लोग मैच्योर होंगे. सबसे पहली बात तो ये है, तो सब कुछ हैंडल करना सीखो साथ साथ. 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर चल रहा है, जीपैट एग्जाम होगा. जीपैट एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन, जो स्टडी टाइम टेबल बना रहे हो, उसमें कुछ कम नहीं होना चाहिए. पहली बात तो ये है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने ऑलरेडी 8 सेमेस्टर हमारा होता है, तो 7 सेमेस्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो एक और भी हम लोग कवर कर लेंगे. कुछ ऐसे खास तो इसमें है नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा है, राइट. एक प्रोजेक्ट वर्क होता है नॉर्मली 8 सेमेस्टर पे, बट उसके लिए हम लोग 1 घंटा भी दिन में निकाल सके तो दैट विल बी एनफ. ज्यादा कुछ नहीं है उसके लिए. प्रोजेक्ट एक होता है, प्रोजेक्ट या जो एक थ्योरी बनाना होता है, नॉर्मली पब्लिश करना होता है. तो हमारा जीपैट के लिए जो मेन फोकस हमारा जीपैट होगा यहाँ पे, ठीक है. हम लोग अगर अपना 100% जीपैट की तरफ देंगे तो जीपैट ही हमारा मेन फोकस होगा. अब यहाँ से हम लोग दिन में 1-2 घंटा भी अगर निकाले अदर टाइम में, जीपैट के टाइम टेबल से हम लोग कोई निकालेंगे नहीं कोई टाइम, ठीक है. जो निकालेंगे हम लोग अपने जो अदर टाइम टेबल जो भी करते हैं हम लोग हर दिन, उसमें से 1-2 घंटा निकालो और अपने सेमेस्टर के लिए जो भी स्टडी करना है करो. उसके लिए नोट बनाओ, उसके लिए जो भी हुआ है लास्ट सेमेस्टर तक उसको पढ़ाई करो, अलग से हो जाएगा. उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो पूरा कवर, एक तो 7 सेमेस्टर हमने कर लिया है, राइट. तो अभी एक सेमेस्टर है, उसको कैसे भी करके. अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स टाइप से होते हैं. एक तो जिन्होंने सीजीपीए अपना बहुत अच्छा रखा है अभी तक, 7 सेमेस्टर जिनका सीबीए सीजीपीए अपने अपने कॉलेज के हिसाब से होता है. हमारे कॉलेज के लिए 8 पॉइंट से 9 पॉइंट तक वो एनफ था. किसी किसी कॉलेज में 7 उठाना भी बहुत मुश्किल होता है, और किसी किसी में 9 से 10 के बिटवीन जिनका सीजीपीए जाते हैं. तो आपके कॉलेज के लिए जो सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, जो सीजीपीए रखना है, अगर वो सीजीपीए आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ प्रेशर देने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि मुझे बहुत अच्छा सीजीपीए. क्योंकि एक सेमेस्टर में तो तुम मतलब एक 3 गेट तो नहीं ले जाओगे. अगर 6 सीजीपीए है अभी, तो एक सेमेस्टर देके तुम उस 6 को 9 नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम वो 7 होगा, राइट. तो जो है उसको जितना हो सके खींचो, बस दैट्स ऑल. बाकी हमारा मेन फोकस जीपैट होगा, ठीक है. जीपैट के जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जीपैट के जो लिए पढ़ाई करते हैं, वो सेमेस्टर में भी काम आते हैं. ऐसा नहीं कि सेमेस्टर हमारा कुछ अलग है, जीपैट अलग है. मैक्सिमम एमसी क्वेश्चंस जो हमारे सेमेस्टर में आएगा तो जीपैट से ही कवर हो जाएगा. और एक और भी चीज है, अगर आप लोग स्टूडेंट्स 8 सेमेस्टर में हो, तो आप लोग अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दिस इज द टाइम फॉर जीपैट. तो दो चीज आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो. एक तो आप लोग सभी मिलकर एक जीपैट के लिए आप टीचर से बोल सकते हो कि सर आप जीपैट के लिए कुछ हम लोगों को प्रिपरेशन दीजिए. कॉलेज का भी ये काम है.
कॉलेज नॉर्मली देते रही है, 99% केसेस में कॉलेज का जीपैट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब उनका कोई जैसा है नहीं। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि जीपैट के लिए हम लोग को थोड़ा सा कोचिंग दीजिए, गाइडेंस दीजिए, तो उस वो हमारे लिए बेटर होगा। हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं 8 सेमेस्टर के लिए, लेकिन जीपैट के लिए भी आप लोग दीजिए, तो उनके तरफ से भी थोड़ा सा कोऑपरेशन होगा, आप लोगों की तरफ से भी होगा। तो एक कोलैबोरेट जब करोगे दोनों मिलकर, टीचर्स और स्टूडेंट, तभी जाके जीपैट भी अच्छा होगा और हमारा 8 सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे तो आप लोग ने देखा, सर ने बोला कि जीपैट पे अपना मेजर फोकस रखना है, प्राइमरी गोल। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं या अयान सर फॉर श्योर उसको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ऐसी कौन सी हैबिट्स है, व्हाट आर द हैबिट्स दैट स्टूडेंट शुड अवॉइड इन द लास्ट फ्यू डेज? मतलब लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो है, लास्ट जो फ्यू डेज, मतलब लास्ट जो 2-3 दिन होगा, ठीक है, फ्यू डेज का बहुत सारे मतलब होता है। एक तो अभी का जो टाइम चल रहा है, 22 को जीपैट है, अभी का टाइम प्रिपरेशन का टाइम है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे अगर बात करूँ, तो अभी आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो, तो अ, अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आगे बताता हूँ आप सबको, बट अभी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। नोट्स जितना हो सके, जितना नोट्स प्रिपेयर किया है, सारे नोट्स को एक बार फिर से स्टडी करो। जितना मॉक टेस्ट दिए हो, मॉक टेस्ट को फिर से रिटेक दो। और रिटेक देने का मतलब है, जो गलतियां तब कर रहे थे, अब फिर से वो गलतियां हो रही है कि नहीं वो देख लो। अगर फिर से वो गलतियां हो रहे हैं, तो मतलब उस जगह को आपको थोड़ा सा मेमोरी करना है, मेमोरी को काम में लगाना है कि ये गलती मैं 2 बार कर चुका हूँ, फिर करूंगा, जीपैट एग्जाम में फिर करूंगा। तो इन दैट केस मुझे क्या करना होगा, वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ एक ट्रिक सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन अगर आए तो ऑलरेडी मैं 2 बार गलती कर चुका हूँ इस क्वेश्चन पे, तो इस चीज को मुझे याद रखना है। इस तरीके से कुछ एक ट्रिक बनाना होगा अपने मन से कि ये याद रखना है मुझे कि ये क्वेश्चन अगर आए तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। और अगर रिकवर हो जाए, मतलब पहले गलती कर रहे थे, अब वो गलती और नहीं हो रहा था, बहुत इम्प्रोवाइज हो गया, दैट इज वेरी गुड, वो अच्छा है। तो इसीलिए ये पहले जितने भी मॉक टेस्ट दे चुके हो उन सारे को रिटेक करो, नया मॉक टेस्ट भी दो हर दिन, एक एक करके भी दोगे तो एनफ होगा, ठीक है। और एकदम लास्ट मोमेंट, मतलब एकदम जो लास्ट 2-3 दिन बचा रहेगा, उन टाइम पे जो स्कीड्यूल होगा आपका दिन का वो अलग हो। उस टाइम पे आपको कुछ नया और नहीं करना है, नए जो चीजें हैं वो भूल जाओ और कुछ नया स्टार्ट कर, क्योंकि हम लोग का ऐसे ऐसे हो गया अभी, हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो पिछले वाला भूल जाएंगे। तो नया कुछ तो सोचो ही मत, और रिवीजन भी छोड़ दो। लास्ट 2 दिन में और रिवीजन नहीं करना हम लोग को, सिर्फ उन चीजों को हम लोग रिवीजन करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आउट है कि ये आएगा ही इसमें से क्वेश्चन। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो हम लोग भूल जा रहे हैं बहुत ज्यादा, उन सब जो चीज हम लोग भूलते जा रहे हैं, जो हम लोग जिनका बेसिक्स हम लोग का क्लियर नहीं है, उन चीजों को हम लोग को एग्जाम के दिन तक पढ़ना है, एक बार करके देखना है। बाकी रिवीजन को छोड़ दो, ठीक है। और जितना हो सके डिस्ट्रैक्टेबल जो चीजें हैं उनसे दूर रहो इस टाइम पे। जो भी मतलब बेकार टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हो, कुछ दिनों के लिए उन सबको थोड़ा सा छोड़ दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है। सो एज स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा कि सर ने बोला कि जो भी सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सोशल मीडिया या एनीथिंग, तो यस, आप लोग को उसे साइड स्पेसिफिकली करना है, सोशल मीडिया। मेजर फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ जीपैट पे ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली। सर, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, एक दिन में कितने घंटे पढ़े या कैसे पढ़े, लाइक 3-4 घंटे के स्लॉट पढ़े। सो कैन यू गाइड देम कि हाउ मेनी अप्रोक्सीमेटली एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना घंटे पढ़ना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, अब तक का प्रिपरेशन कितना, कैसे कुछ किए हो। अगर आपको लगता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि मैं 70% सेल्फ प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, तो मेरा अभी बाकी है 30%, ठीक है। आप चाहो तो 30% के ऊपर कुछ दिन अभी जोर दे सकते हो, और 7 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो आप उस 70% को और एक बार करके रिवाइज करो। अब डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मेरे मुझे लगता है कि मेरा बस 30% ही कंप्लीट हुआ है, तो मुझे और ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं सच में चाहूँ कि मैं जीपैट क्वालिफाई कर जाऊँ, तो मुझे और ज्यादा अपने आप को फोकस करना है कि मुझे अच्छे से और करना है, ज्यादा और दिन देना है, मतलब टाइम देना है, राइट। तो मेरा जो स्कीड्यूल होगा और तुम्हारा जो स्कीड्यूल होगा डिफरेंट होगा। तुम्हें लगता है कि मैं 80% मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो तुम उस 80% को और जोर दोगे, तो तुम्हारे लिए 4 to 5 आवर्स रिविजन इज एनफ। और 1 घंटा और दे दो कुछ नया अगर स्टार्ट करना है तो। और मेरे लिए, मुझे अगर 8 से 9 घंटा भी स्टडी करना पड़े तो वो मेरे लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि मेरा बस 30% ही अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन में पढ़ते ही जाओ, बस इसके साथ साथ
अदर जो चीजें हैं, माइंड को शांत रखना भी बहुत एक अच्छा राइट। चीज होता है, राइट। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब, और माइंड को शांत करने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता, थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना, है ना, कभी कभी कुछ और चीजें करना घर के, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो डिपेंड करता है वो अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे लगता है कि 6 to 8 आवर स्टडी इज एनफ हर ओके। दिन में। 6 to 8 आवर्स इज एनफ, उसमें से 4 घंटे रखो फॉर, उसमें से मतलब इंक्लूडेड रखो ये सब, मॉक टेस्ट होना चाहिए, पिछले वाला मॉक टेस्ट रिटेक होना चाहिए, नया मॉक टेस्ट हर राइट। दिन होना चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स जो ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट उनको एक बार फिर से देखो, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से ही मॉक टेस्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको देखकर वो करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ नया स्टडी कर रहे हो जा रहे हो, तो नया स्टडी करने के लिए एक अलग टाइम रखो, ठीक है। हम्म। और पुराना रिवीजन कर रहे हो तो पुराने रिवीजन के अलग टाइम रखो, ये सारे को मिलाकर 6 to 8 आवर्स कहना पड़ता है। So as sir mentioned के 6 to 8 hours of study will be suffice and इतना भी मत घुस जाओ बुक में कि तुम्हारा ब्रेन सैचुरेट हो जाए। So यस सर ने वो भी डेफिनेटली। बोला that you need to कोई सोशल एक्टिविटी करो, बाहर जाओ थोड़ा, गार्डन वार्डन। So that is important. Thank you sir. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट फ्यू डेज काफी बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स में जाते हैं, जैसे लास्ट के 10-15 दिन में केडी त्रिपाठी उठा लेते हैं जो अब तक नहीं उठाई होती है, विल्सन ग्रिसवेल्ड और एनी अदर स्टैंडर्ड बुक, लैकमैन। तो क्या उन्हें वो करना चाहिए या फिर कोई फ्लैश नोट्स, कोई ऐसे फ्लो चार्ट्स है उसे रेफर करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? ओके, देखो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर मैं एज ए स्टूडेंट, मैंने पूरा साल जैसे मतलब जब से मैं जीपैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने बुक को ही नॉर्मल मेरा मेन फोकस रखा है। जो मेरा बुक है वही मेरा अगर नोट है, मैंने बुक के ऊपर ही फ्लैश कार्ड बनाया है, बुक में ही पूरा कुछ पॉइंट आउट किया है कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, तो उस स्टूडेंट के लिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मेरा अगर बुक पूरा खाली है, केडी त्रिपाठी का बुक पूरा खाली है, मैंने कभी देखा ही नहीं, और अगर देखा भी है तो कुछ पॉइंट आउट नहीं है, कुछ नोट्स नहीं है उसमें, तो वो उसके लिए पूरा टाइम वेस्ट है। तो उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि इसमें से इम्पोर्टेंट, जब तक वो निकालेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आ सकता है, तब तक जीपैट खत्म हो जाएगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेन फोकस होगा नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, जहाँ पे जो बनाए, जो नोट्स मेनली जो नोट्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बनाए, वो नोटबुक पे हो सकता है, वो प्रिंट आउट हो सकता है, वो किसी कोचिंग सेंटर से हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर बुक हो सकता है, रिवीजन के लिए कुछ बुक्स आ रहे हैं अभी, राइट, डिफरेंट पब्लिकेशन से। तो उन सारे के लिए ये मेन फोकस होगा। और अगर मैंने कुछ नोट्स वगैरह किया ही नहीं है, मेरे लिए केडी त्रिपाठी का बुक ही सबसे मेन है, एकदम पहले दिन से मैंने केडी त्रिपाठी के बुक का हर एक पेज पे पॉइंट आउट किया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, और फ्लैश कार्ड भी वही भी बनाया है, तो मेरे लिए केडी त्रिपाठी का बुक मुझे करना ही है। लेकिन अगर केडी त्रिपाठी के साथ साथ मैं दो चार और बुक उठा लूँ फार्माकोलॉजी के लिए सिर्फ, तो वो बेकार टाइम वेस्ट होगा। बुक सिर्फ तभी पढ़ो अगर बुक आपके लिए नोट्स की तरह काम करे, नहीं तो बुक को मत पढ़ो इन दिनों में। नोट्स पे मेन फोकस रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मेन फोकस रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखो, और बाकी प्रैक्टिस पेपर, दैट इज एनफ, ये जीपैट क्वालिफाई करने के लिए एनफ है। सो ठीक है। स्टूडेंट सर ने एक ही बात पे अगेन फोकस किया कि अगर आप फ्लैश कार्ड्स, अगर आप कोई अलग अलग हाईलाइट चीजें कर रहे हो तो ही बुक्स को रेफर करना लास्ट फ्यू डेज में, वरना अपने नोट्स पे ज्यादा एम्फेसिस रखना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉक टेस्ट दे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दैट लास्टली फ्यू डेज में कुछ सब्जेक्ट्स को मेजर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को माइनर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सो दे शुड फोकस अपॉन मेजर सब्जेक्ट्स, या फिर अगर उनके माइनर सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े ही नहीं है तो वो पढ़ने चाहिए लास्ट फ्यू डेज में? व्हाट वुड यू सजेस्ट? मेजर सब्जेक्ट्स, देखो सबसे पहला है कि मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट में बहुत फर्क है। क्योंकि माइनर सब्जेक्ट, अगर माइक्रोबायोलॉजी को उठा लो एग्जाम्पल, माइक्रोबायोलॉजी का बुक और फार्माकोलॉजी की बुक में कोई फर्क नहीं है, दोनों इतना सा बुक है, राइट। और ट्रू। क्वेश्चन का तुम वेटेज देख लो, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन देख लो, अराउंड 28 शायद फार्माकोलॉजी से आते हैं, और इसमें से हो सकता है एक मैक्सिमम दो, तो ट्रू। लेकिन बुक का साइज सिमिलर है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बायोकेमिस्ट्री, इन सारा हैप का बुक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है, इन माइनर सब्जेक्ट से हम लोगों को वही करना चाहिए जो सजेस्टिव हो, मतलब जो सजेशन में आया है, जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनसे सजेशन बना जा सकता है नॉर्मली। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी से, जूरी स्टूडेंट्स है, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली सजेस्टिव होता है। सजेशन अगर आपको मिलता है अच्छा सा, अच्छे किसी टीचर से, अच्छे किसी गाइडर से सजेशन मिलता है, तो वो आ जाएगा 99% मतलब है कि वो आ जाएगा क्वेश्चन इसमें से। लेकिन फार्माकोलॉजी में ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा आप सबको कि फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर फार्मा केमिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट में से आपका एक अच्छा होना चाहिए बहुत। ऑल्दो ये बहुत ही कोरिलेटेड है, कुछ एस और कुछ स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी मैक्सिमम चीजें तुम्हें कोलॉजी में ही मिल जाएगा,
तो कोलॉजी और केमिस्ट्री से अगर एक अच्छा है तो दूसरे में भी बहुत इजीली वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो एसीआर को हटा सकते हो वहां से, अगर आपको लगता है कि एसीआर मुझे नहीं करना है, या फिर स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को छोड़ दो, उसको छोड़ के और भी मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर सिर्फ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो कोलॉजी केमिस्ट्री को साथ में प्रिपरेशन लो, अच्छी बात है ये बहुत। और फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा तुम्हें वेटेज देगा, मतलब मार्क्स देगा सबसे ज्यादा, Right. उसको करना ही है। उसको मतलब वो किसी भी स्टूडेंट के लिए ऑल्टरनेट नहीं होगा, उसको हर एक स्टूडेंट को फार्मास्यूटिक्स को करना है ऐसे तरीके से कि मुझे इसमें से 100 में से 99% मार्क्स लाना है। एक लानी दो रॉन्ग हो जाए, हाँ, एक दो रॉन्ग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स जीपैट में यही देगा, बाकी इस तरह का कोई भरोसा नहीं, मतलब कोलॉजी और केमिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, इस साल का क्या क्वेश्चन आएगा, उस साल का, किसी किसी साल, मतलब किसी के इस साल अच्छे आ जाते हैं, किसी के बहुत इसके टफ आ जाता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं प्रिपरेशन लूंगा अच्छे तरीके से, मेरा 100% दूंगा मैं इनके ऊपर भी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है कि क्या सजेस्टिव हो सकता है, क्या कुछ आएगा स्पेसिफिकली जो एम का पोर्शन है, मतलब Right. एंटीबायोटिक्स का जो पोर्शन है पूरा, उसमें से कुछ भरोसा नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैचिंग पिछले साल 2022 में मैचिंग दिया था दो तीन Match शायद the form. Yeah. मैक्सिमम। हाँ, तो मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्यूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, स्यूटिक्स पे पूरा आपको 100% आपका लगाना है स्यूटिक्स पे, और अदर सब्जेक्ट्स में सजेस्टिव पढ़ना है आपको, जहाँ से जो सजेशन मिलता है इन सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे जो क्वेश्चन मिलता है उनको करते जाओ, इंक्लूडिंग फार्माकोग्नोसी, और तो उसका भी बुक देखा है इतना सा, और 10 क्वेश्चन उसमें से आएगा। राइट, तो फार्माकोग्नोसी के लिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप लोग ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन्स और जो वोलेटाइल ऑयल, सारे इन सारे पार्ट्स को कर सेकेंडरी लो, दैट इज मेटाबॉलिक। एनफ, दैट इज एनफ। इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है बस उनका उनका मैंने पूरा कर लो, दैट विल बी एनफ। इस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पूरा फार्माकोग्नोसी बुक, और थोड़ा सा जो टेस्ट वगैरह है, ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट है ना, आ, आ, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के एल्कलॉइड लिए जो टेस्ट, सारे। प्रोटीन के लिए टेस्ट, हाँ, टेस्ट कर लो, टेस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट के लिए फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, छोटा छोटा करके हर एक टेस्ट क्या यूज होते हैं, क्या उसमें लगता है और क्या निकलता है, किस मतलब कैसे हम लोग समझते हैं कि ये टेस्ट पूरा हुआ है। राइट, ये सब कर लो कोग्नोसी के लिए, तो दैट विल बी एनफ। सो व्यूअर्स, एज आप लोग ने देखा कि सर ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस फार्मास्यूटिक्स पे देने बोला है, दैट आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एवरीथिंग। एंड यस, कोग्नोसी में सर ने बोला कि आपको सारे क्लासिफिकेशंस करने हैं, सारे टेस्ट करने हैं, केमिकल टेस्ट फॉर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड सर ने बोला कि कोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यू हैव टू मेक देम गो साइमल्टेनियस, बिकॉज दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी। सो आई होप आप सबके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, that your what is your take upon group study, that ये जो last few moments है during the entire GPAT preparation, जब भी क्या हमें individually study करना चाहिए या group study, what is beneficial for us? ग्रुप स्टडी बहुत बेनिफिशियल है अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो। अगर आपका ग्रुप ही अच्छा नहीं है तो ग्रुप स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुप में बैठ रहे हो ऐसे पढ़ाई करने, और पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है, तो उस ग्रुप स्टडी का कोई मतलब नहीं। कभी कभी ठीक है, हर टाइम ग्रुप में स्टडी करना इज नॉट लाइक अच्छा एक चीज नहीं है, कभी कभी चलता है, बट ऑल द टाइम्स ग्रुप स्टडी को लेकर एक नाम में बैठ रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हो कुछ और रहा है, सब लोग अपने अपने मोबाइल पे बिजी है या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो वो ग्रुप स्टडी का कोई फायदा नहीं है। नहीं। और एक सबसे बेस्ट चीज है ग्रुप स्टडी में, इसमें आप किसी और को मतलब टीच कर सकते हो, आप किसी और को कुछ सिखा सकते हो, जो कि मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर आपको मेमोराइज करना है तो बेस्ट वे है आप किसी और को समझाओ वो पार्ट। ठीक है, वो कैसे भी समझे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट तुम उसको समझाओ, क्योंकि तुम्हें समझाने वाला कोई चाहिए। अगर कोई नहीं है तो इंडिविजुअल, अगर अकेले रहते हो तो खुद को समझाओ। ठीक है, लेकिन ग्रुप स्टडी बहुत इफेक्टिव है, ग्रुप स्टडी से कभी कभी ना बहुत कुछ हो जाता है, एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो सकते हैं, अगर आप लोग सच्ची में मतलब 100% अपना दे रहे हो फोकस ग्रुप स्टडी पर, कि हम सभी को जीपैट क्वालिफाई करना है। अगर उसमें से एक का भी ऐसा रहता है माइंडसेट कि बस जो होगा देखा जाएगा, तो फिर नहीं होगा। सबका माइंडसेट सेम रहना चाहिए कि हम लोग को जीपैट क्वालिफाई करना है कैसे भी करके, और कुछ करना होगा, ऐसा एक माइंडसेट रहना चाहिए, तभी हम लोग कुछ सच में करेंगे। नहीं तो इतना सा भी अगर रह गया माइंड में कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं है, तो उसके तरफ से जो एफर्ट आएगा और आपके तरफ से एफर्ट आएगा वो डिफरेंट होगा, तो दोनों मिलकर भी ग्रुप स्टडी फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी बेनिफिशियल होता है बहुत। और अगर आप लोग अकेले रहते हो तो अकेले के लिए भी ठीक है, आप लोग खुद को ट्राई टू मतलब समझाओ, खुद को समझाओ, कुछ भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने खुद को समझाओ कि एक ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, स्पेसिफिकली जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं उसमें से समझा सकते हो खुद को।
या फिर अगर आप चाहो तो वीडियोस बना सकते हो, भले उसको ना छोड़ो, पब्लिश ना करो, लेकिन वीडियोस बना सकते हो कि मैंने ये पोर्शन को किसी और को समझाया है, ऐसा टाइप का है। राइट। तो जैसे वो किसी और को समझाओगे, अब भले वो कोई और हो सामने या फिर ना हो, तो खुद का मतलब मन से वो कभी नहीं जाएगा, मेमोरी वो पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है ग्रुप स्टडी इज बेटर देन इंडिविजुअल स्टडी। ओके, सो आप लोगों ने सर का टेक देखा कि आपका जो ग्रुप है उसका माइंडसेट, सबकी वेवलेंथ एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए एंड सारे डेडिकेटेड होने चाहिए। एंड वन थिंग दैट ही एम्फेसाइज कि अगर आप कोई नहीं है इंडिविजुअली अभी, तो खुद को पढ़ाओ, खुद को वापस रिवाइज करो। सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड कि जब आप किसी को पढ़ाते हो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। सो आई होप आप सबको इससे बेनिफिट हो एंड यू ऑल अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी इन योर जीपैट प्रिपरेशन। सर, वन मोर क्वेश्चन इज दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खुद के नोट्स नहीं बना सकते, जिनको फ्लो चार्ट्स या वगैरह नहीं जमता है बनाना। सो आपके लिए आर मेकिंग योर ओन नोट्स बेनिफिशियल, या फिर आप किसी और की प्रिंट आउट जेरोक्स कोई कोचिंग सेंटर्स के नोट्स लेके बेटर पढ़ सकते हैं? आपके हिसाब से विच इज मोर बेनिफिशियल, मेकिंग ओन नोट्स और द नोट्स ऑफ समबडी एल्स? ओके, देखो, हाँ, नोट्स बनाना इज नॉट दैट इजी टास्क। सब लोग नोट्स नहीं बना सकते, ये ट्रू है। तो आप लोग नोट्स ले सकते हो किसी और कोचिंग सेंटर से, किसी और ग्रुप से, किसी स्टडी पेजेस से। लेकिन जो फ्लैश कार्ड्स वगैरह है, या फिर जो रिमाइंडर्स है, जो छोटा छोटा करते हैं हम लोग ना, जिससे हम हाँ। लोग इजी इजी टू रिमेम्बर कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, वो खुद का होना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, एक ट्रिक उसने किया है, उसकी खुद के हिसाब से एक एंटीबायोटिक्स का कुछ रिमेम्बरिंग ट्रिक किया है, आप उसको मेमोरी मेमोराइज कर लोगे, तो वो हो सकता है आपको याद रह जाए अगर आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है जीपैट तक। लेकिन जीपैट के बाद भूल जाओगे। अब ऐसा नहीं तो नहीं है कि जीपैट के बाद हमारा फार्माकोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, राइट? राइट। ये सब हम लोग को लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए चाहिए। तो ये जो पोर्शंस है, ये जो ग्राफ्स है, चार्ट्स है, लेवल्स है, या फिर फ्लैश कार्ड्स है, ये खुद से बनाओ। मेमोरी ट्रैकिंग जो है, ट्रिक ट्रिक करने के लिए जो हम लोग करते हैं रिमेम्बरिंग के लिए। लेकिन नोट्स आप लोग दूसरे का यूज कर सकते हो, डिफरेंट कोचिंग सेंटर, क्योंकि हम लोग अगर नोट बनाएंगे, जो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का जो तरीका है, वो बेटर है कि किसी अच्छे क्वालिफाइड टीचर से या फिर प्रोफेसर से वो हो, राइट? क्योंकि राइट। एक आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, जो हो सकता है हम लोग को इतना अच्छे तरीके से नहीं पता है। तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा सजा के उस आंसर को लिखे, जैसे उस कोचिंग सेंटर से हम लोग को दिया गया है स्पेसिफिकली। जो नोट्स में क्वेश्चन आंसर लिखा है, प्रैक्टिस नोट्स जो है, प्रैक्टिस पेपर्स जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी और जगह से मिले एंड बहुत क्वालिफाइड लोग से मिले। क्योंकि होता ये है कि जो लोग बहुत क्वालिफाइड हो जाते हैं, जीपैट का जो क्वेश्चन बना रहे वो भी ऐसे ही लाइक क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनका जो मेंटेलिटी है वो काफी काफी मिलेगा। हम लोगों से उनका मेंटेलिटी नहीं मिलेगा। हम्म। हम लोग मैं अगर अभी कोचिंग सेंटर चालू कर दूं, तो मैं जो जिस स्ट्रैटेजी से, जिस वे से स्टूडेंट्स को कोचिंग दूंगा, वो बहुत ही इमेच्योर टाइप का होगा। मतलब हो सकता है मैं सारा कुछ पढ़ा दूं, फिर भी उसमें से बहुत कम ही ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली जाके आपको जीपैट पे बेस प्रैक्टिकल लेवल पे हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई 15 ईयर्स का एक क्वालिफाइड टीचर आपको वो दे रहे स्ट्रैटेजी, तो उसका और वो जो टीचर बना रहे क्वेश्चन जीपैट का, उनका मेंटेलिटी काफी कभी सिमिलर होगा, ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड, हम्म। बट उनका मेंटेलिटी सिमिलर होगा, क्योंकि दे आर मैच्योर्ड बोथ। 15 ईयर्स क्वालिफाइड, 15 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस है। तो उसका स्ट्रैटेजी आपकी बहुत हेल्प करेगा, एकदम ग्राउंड फील्ड पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो नोट्स अदर जगह से लो, ये इसमें कुछ खराब नहीं है एक्चुअली। सो आप लोगों ने जैसे देखा व्यूवर्स के सर ने एम्फेसिस किया कि अगर नोट्स ले भी रहे हो तो कोई क्वालिफाइड, कोई एक्सपीरियंस टीचर से लो, ताकि उनकी सेम वेवलेंथ हो, सेम माइंडसेट हो जो पेपर सेट कर, एंड दैट इज वेरी ट्रू। सो सर, फ्यू ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट जब सेम 8 में आता है, ही इज प्रिपेयरिंग, सो तब तक वो सेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का ऑलमोस्ट लाइक वोलेटाइल हो जाती है उसकी मेमोरी। सो उसको ज्यादातर सेम 6 7 8 का याद रहता है। सो ये जो लास्ट फ्यू डेज है, क्या उसमें उसको सेम 3 4 5 में, क्योंकि वहां पे भी फिजिकल फार्मेसी वगैरह है और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो क्या उसे वो नया पढ़ना चाहिए, या फिर जो 6 7 8 उसने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखो, ग्राउंड रियलिटी तो ये है, जैसे हम लोग पुराना वाला बुक्स उठाएंगे, हम लोग पढ़ने आएंगे घर पे, तो एक दिन आज मैं माइंड सेट बनानी है कि मैं आज से फोर्थ सेम का स्टार्ट करूँ। नॉर्मली हमारा थर्ड सेम से स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ, तो फर्स्ट और सेकंड सेम को छोड़ दो। थर्ड सेम से हम लोग ने माइंड सेट बना लिया, आज स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड रियलिटी है कि आज हम लोग करेंगे, लेकिन कल और नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सबको समझना ही पड़ेगा, सबको ऐसे मतलब होना ही है, ये होना ही है।
तो जैसे कंटिन्यूअसली आपका स्टडी चल रहा है 6, 7, 8 का, इस पे पूरा 100% आपका दो। मतलब इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी मैं 7 सेमेस्टर पे जाके 6 सेमेस्टर का भूल जाऊं। 6, 7, 8 कहीं पर जहां से आप लोग जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वहां से और आपको आगे भूलना नहीं है वो सारा कुछ। अगर आप लोग 6 सेमेस्टर से स्टार्ट करो जीपैट का प्रिपरेशन, ऐसा नहीं होगा कि 7 सेमेस्टर पे जाके हम लोग 6 सेमेस्टर का भूल जाए। भले हम लोग 5th तक भूल गए, लेकिन 6 सेमेस्टर का भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग फिलहाल 8 पे हो और आपने स्टार्ट किया था 6 तक, 6 से, तो 6, 7, 8 आपका पूरा मेमोराइज है। राइट, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा मेक श्योर कि ऐसा होगा। और राइट। अभी मेरा बाकी है फर्स्ट सेमेस्टर टू 5th सेमेस्टर। इनके लिए अगर आप लोग पूरा सब कुछ बुक उठा लाओगे लाइब्रेरी वगैरह से और खरीदोगे और पढ़ने बैठोगे, तो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एकदम इनको पूरा स्मॉल पोर्शन पे डिवाइड करो। नोट्स, इनके इनके नोट्स पढ़ो, मैक्सिमम नोट्स पढ़ो। अभी तो कुछ रिवीजन के लिए भी कुछ बुक्स आ गए, माइक्रोबायोलॉजी हैप के लिए, बायोकेम के लिए, उनके लिए भी बुक्स आ गए अभी। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, अबाउट फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये दो सब्जेक्ट, एंड केमिस्ट्री। ये मेडिसिन। जो मेजर सब्जेक्ट है, इनका जो पोर्शन भी हम लोगों ने शायद 5th सेम पे थोड़ा सा किया था, बाकी 6, 7 पे है, ऐसे ऐसे जो पोर्शन इनका छूट गया, उनको आपको पूरा एक बार स्टडी करना है, एक बार रिवाइज करना है पूरा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। उनका बस आप लोग नोट्स पढ़ लोगे, बाद में जाके रिवाइज कर लोगे, दैट विल बी एनफ। ठीक है, स्मॉल पोर्शन पे डिवाइड कर लेना इन सारे को। सपोज आप लोग वायरस पढ़ लो या फिर बैक्टीरिया पढ़ लो, स्मॉल स्मॉल पोर्शन पे आप लोग देख लो, उनको डिवाइड कर लो, सेग्रीगेट कर लो। फिर उनमें से क्या क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, दैट विल बी एनफ। बाकी एकदम फील्ड में जाकर, फील्ड में जाना मतलब एकदम मॉक टेस्ट पे जाना, वो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा उनमें। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चन जिस पे ज्यादा आएगा, अगर आप लोग फार्मास्यूटिक्स में सारा क्वेश्चन राइट कर दोगे, मतलब 90% भी, और कोलॉजी और केमिस्ट्री में से एक भी अगर आपका बहुत सही रह गया एग्जाम पे, अब इनमें क्या होगा बता नहीं सकते, एग्जाम पे जाके ही पता चलेगा इनका क्वेश्चन लेवल। अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन पोर्शन दोनों स्यूटिक्स और केमिस्ट्री और कोलॉजी अच्छा हो गया, और कोग्नोसी का 10 क्वेश्चन में से 8 तो हो ही जाता है। ठीक है, कोग्नोसी अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। और अदर सब्जेक्ट में जूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब हो जाता है नॉर्मल। जो होता नहीं है वो माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन भूल गए हो, क्योंकि वो पहले था। राइट। जूरिस्प्रूडेंस वगैरह तो हम अभी पढ़ रहे हैं। राइट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, हॉस्पिटल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, ये हम लोग सारे। अभी पढ़ रहे हैं, ये याद रहेगा। भूल जाओगे क्या, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब भूल जाओगे। तो इनमें अगर इनको अगर वे छोड़ भी दे, तब भी आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, तो आपको केमिस्ट्री एज वेल एज कोलॉजी दोनों में ही फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके। ठीक है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। लास्टली, स्टूडेंट्स यस। काफी ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं एज यू टोल्ड इन द लास्ट फ्यू डेज, बट जब मॉक टेस्ट में उनके 200 या वो उससे भी कम आते हैं कुछ लोगों के स्कोर्स, और कुछ लोगों के 250 240 के अराउंड है, तो वो काफी डिसहार्टेंड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरे 300 क्रॉस नहीं हो रहा, फिर भी मुझे नहीं अच्छा आ रहा, और वो मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा यू कैन से डिप्रेशन में, माइनर डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इस मोमेंट पे उनको ये चीज पॉजिटिवली कैसे लेनी चाहिए? हाउ विल दे कोप अप विद दिस सिचुएशन कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है और उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? ओके, सबसे पहले तो बात तो है, जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो ऑलवेज जीपैट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, एंड होते भी है। पहले तो किसी ऐसे जगह पे कोचिंग सेंटर लो जो बहुत एक्सपीरियंस, जो लोग जहाँ पे जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी जगह से नहीं जहाँ पे ज्यादा नया नया स्टार्ट हुआ है, एंड क्वालिफाइड भी उतना नहीं है। राइट, ऐसा मतलब ये सभी अच्छे पढ़ाते हैं डेफिनेटली, बट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस का जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लेवल होगा, डिफिकल्टी जो होगा, वो जीपैट से बेटर होगा, जीपैट से ज्यादा होगा। एक मॉक टेस्ट हम लोग अगर दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट पे अगर आपको 100 मिल रहा है, तो इसका मतलब है जीपैट पे हम लोग को 120 मिलेगा। ऐसा हम लोग क्लास 10 का जो टेस्ट होता था, वैसा हम लोग को बोला जाता है। क्लास 10 पे अगर अगर किसी का 500 आ रहा है, तो बहुत हाँ। डिसअपॉइंटेड होगा कि अगर यहाँ पे 500 आ गया, तो मेन जो एग्जाम है, जो 10th बोर्ड का एग्जाम है, उसमें तो फिर 400 आ जाएगा राइट। 700 में से। लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट क्वेश्चन जो रहता है, वो इसीलिए उसमें ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ताकि वहां पे आपका 100 मार्क्स और बढ़ जाए। अगर यहाँ पे 500 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको 10th में मिलने का मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 600 मिले आउट ऑफ 700। तो मॉक टेस्ट ऐसी जगह से दो जहाँ पे क्वालिफाइड लोग, बहुत एक्सपीरियंस लोग बना रहे हैं पहले तो क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली होगा, मतलब ये होगा ही, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा जीपैट से, इसीलिए आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, हो सकता है। राइट। लेकिन इसका मतलब ही है कि हम लोग को जीपैट का इससे अच्छा होगा। ठीक है,
अब ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर पूरा सोच लोगे तो फिर मॉक टेस्ट देने में और मजा आ जाएगा। मजा भी नहीं लेना है और ऐसा भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं सोचना है कि मेरा जी पैट नहीं होगा। आपको बस यह याद रखना है माइंड में कि ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर 100 आ रहा है तो मेरा इस पे इससे तो बेटर ही आएगा, मॉक टेस्ट पे अगर 200 आ रहा है तो इससे तो बेटर ही आएगा। तो एंड आज आ रहा है 100, कल शायद आपका 120 आए, और डेफिनेटली। परसों शायद 130 आए। ऐसे ऐसे करके जैसे जितना मॉक टेस्ट दोगे, और जो गलतियां कर रहे हो मॉक टेस्ट दे दे रहे हो छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन में रॉन्ग हो रहे क्वेश्चन, वो कहाँ से किया जा रहा है, वो क्वेश्चन जहां से किया जा रहा है सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर नहीं, वो पोर्शन थोड़ा सा पढ़ लो। हो राइट। सकता है उस पोर्शन का दूसरा आंसर दे दे, मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन दे दे जी पैट में। राइट। तो हो सकता है तुमने वो क्वेश्चन किया था और कुछ किया ही नहीं वो पोर्शन में, तो जीपैट एग्जाम हॉल पे ऐसा लगेगा कि मैंने ये पोर्शन अगर थोड़ा सा देख लेता तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो जाता। ऐसा हो नहीं जाए। होना चाहिए। जो पोर्शन से रॉन्ग कर रहे हो तो क्वेश्चन, उस पोर्शन को थोड़ा सा एक बार जाके पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट बुक हो या फिर रिवीजन के लिए नोट्स, और जहां से करेक्ट हो रहा है वहां आपका मतलब है कि ठीक है ये पोर्शन मेरा ठीक है, क्योंकि अगर ठीक नहीं था तो मैं आंसर नहीं कर पाता था, राइट। तो राइट। ये है एक्चुअली। सो एस्पिरेंट्स एज सर ने हमें मोटिवेट करा कि यू शुड नॉट बी डिसहार्टेड, इनफैक्ट उससे ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करो क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल हाई होगा। तो उससे डीमोटिवेट यस। होके हार नहीं मानना। इनफैक्ट जहां जहां रॉन्ग जा रहे हो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उस पे टेक्स्ट बुक पे जाओ या नोट्स पे जाओ और उसको रेक्टिफाई करो। दैट इज व्हाट ही मेंट. So we'll end this session for today. But let me give a vote of thanks to Ayan sir, who devoted his precious time for that. वो जीपैट एस्पायरेंट्स को गाइड कर सके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे एंड मोमेंट के, वो सॉल्व कर सके. थैंक यू सो मच अयान सर फॉर योर प्रेशियस टाइम. And once again, थैंक यू सो मच। I would request our audience to please do subscribe his channel and do follow him on Instagram. I'll be sharing the links for the same in the description section. And if you have any doubts, you can watch his videos. He makes videos and shorts on YouTube as well on different important sites on how he's an educator. So I would request you all to just go through his profile once. And thank you so much, Ayan, for devoting your time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।